नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर विपिन सैनी। और जैसा कि हम भारत की फिजियोलॉजी के बारे में, फिजियोग्राफी के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने इसको 5 भागों में बांटा। उसके पश्चात हमने देखा कि नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में हमने जानकारी एकत्रित की। उसके बाद में ग्रेट प्लेन्स यानी ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु के महान मैदान के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की थी। आज इसी क्रम में हमारे बारी है पेनिनसुलर प्लेटू के, यानी जिसे हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार हमारा जो है एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति का है। ये अनियमित, ये देखिए, ये जो आपको शेडेड एरिया दिख रहा है, ये सारा आपका प्रायद्वीपीय पठार है। ये यहाँ से अनियमित है, लेकिन अगर यूँ देखें तो ये एक त्रिभुज के रूप में बनता है, तो इसलिए इसको अनियमित त्रिभुजाकार आकृति कहते हैं, जिसका आधार उत्तर की तरफ है। ये आधार उत्तर में है और शीर्ष दक्षिण में, त्रिभुज का शीर्ष दक्षिण में, आधार उत्तर की तरफ कर्ण है। इसकी उत्तरी सीमा एक अनियमित रेखा है जो कच्छ से अरावली पर्वत तक जाती है। दिल्ली के निकट पहुंचती है। इसके बाद यह यमुना तथा गंगा के समानांतर चलती है। ये यमुना और गंगा है आपकी, ये यमुना गंगा बह रही है, इधर ये यमुना है। इसके समानांतर चलती हुई आगे यहाँ पर आती है। यहाँ पर राजमहल हिल्स है आपके, तो राजमहल की पहाड़ियों तथा गंगा के डेल्टा तक चली जाती है। यह पठार तीनों ओर से पहाड़ियों के रूप से घिरा हुआ है। ये पहाड़ियों से घिरा हुआ पठार है। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में पश्चिम एवं पूर्वी घाट क्रमशः इसकी बनाते हैं। उत्तर दक्षिण दिशा में इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक अगर हम जाएं तो यह 1600 किलोमीटर तथा पूर्व पश्चिम में इसकी चौड़ाई 1400 किलोमीटर है। यहाँ से पूर्व पश्चिम यहाँ तक आ जाती है, 1400 किलोमीटर है। इस प्रकार यह 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। इस विस्तृत पठार के अंतर्गत दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों के भूभाग आते हैं। इस पठार को प्लेटू ऑफ प्लेटू भी कहते हैं। पठारों का पठार कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर कई पठार पाए जाते हैं। मालवा का पठार है और कई तरह के पठार इसके अंदर पाए जाते हैं। इसको इसलिए इसे प्लेटू ऑफ प्लेटू यानी पठारों का पठार भी कहते हैं। संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का एक भाग है। गोंडवाना लैंड जिसे जो हम प्राचीन भाग मानते हैं, और संसार के कुल 8 ऐसे भाग माने जाते हैं जो बहुत प्राचीनतम हैं। उनमें से एक भाग आपका है, वह प्रायद्वीपीय पठार है, इसलिए इस गोंडवाना लैंड का भाग मानते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। इसकी प्रसिद्ध नदियां महानदी, गोदावरी, ये इधर से निकल रही महानदी है, ये गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। इसका सामान्य ढाल उत्तर में उत्तर पूर्व की तरफ, और इस भाग में ये पूर्व की और दक्षिण पूर्व की तरफ इसका ढाल रहता है। ये नदियाँ यूँ बहती है और इधर की नदियाँ यूँ बहती है। इनसे पता चलता है कि इसका जो ढाल है उत्तर में उत्तर पूर्व की तरफ तथा दक्षिण में पूर्व की तरफ है। नर्मदा तथा तापी नदियाँ, ये नर्मदा नदी आपकी बह रही है और ये तापी नदी यहाँ से बह रही है, पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है। तो पठार के इस भाग का ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर है।
ये पठार काफ़ी कटा फटा है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ से ये पूरी इसकी जो स्थिति आप जो दिखाई दे रही है, यह आपका काफ़ी कटा फटा हुआ पठार है। इस तरह थोड़ी सी कंटिन्यूटी है, फिर कटा फटा आ जाता है, जिससे कई धरातलीय जटिलताएं पाई जाती हैं। यहाँ कई पहाड़ियाँ तथा नदियाँ स्थित हैं, जिन्हें इस पठार को कई छोटे छोटे पठारों में बांट रखा है। अब ये जो मुख्य पठार, हम जो इसको पठारों का पठार कहते हैं, उसमें क्या क्या शामिल है? उसमें मालवा का पठार है, दक्कन का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है और मेघालय प्लेटू इसमें मुख्य रूप से शामिल है। अब हम यह जो पहला भाग है हमारा मालवा का पठार, इसकी चर्चा हम करते हैं। यह मालवा का पठार है, मालवा प्लेटू है। यह पठार नर्मदा एवं तापी नदियां तथा विंध्याचल पर्वत के उत्तर पश्चिम में त्रिभुजाकार स्थित, ये विंध्याचल पर्वत है, नर्मदा तापी नदी है, इसके उत्तर पश्चिम में आपके यह मालवा का पठार स्थित है। यहाँ पर ग्रेनाइट पाई जाती है। ग्रेनाइट जैसी कठोर चट्टानों का बना हुआ, कठोर चट्टान है इसलिए पानी अंदर नहीं जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 800 मीटर है। इसका सामान्य ढाल उत्तर पूर्व दिशा में, जैसा कि अभी मैंने कहा था कि उत्तर में इसका ढाल उत्तर पूर्व की तरफ है, ये उत्तर की तरफ है, ये पूर्व दिशा है। तो यह आपका नदियाँ यूँ बहती हुई आपकी नजर आ रही हैं, ये उत्तर की तरफ बह रही है नदियाँ, ये उत्तर की तरफ बह रही हैं और ये पूर्व में आगे जाती है इस तरफ। तो इसलिए इसका ढाल जो है उत्तर, ये पूर्व में आ रहा है, इसका ढाल जो है उत्तर पूर्व दिशा में है। अतः इस पठार में जब इसका ढाल उत्तर पूर्व की तरफ है तो इससे बहने वाली नदियां भी निश्चित रूप से इन्हीं दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में बहती हैं। इन नदियों के प्रवाह के कारण यह पठार अनेक स्थानों पर उबड़ खाबड़ बन जाता है, पहले ही उबड़ खाबड़ और उसके कारण से और उबड़ खाबड़ बन जाता है। तथा बड़े बड़े रेवाइंस जिनको कहते हैं, बीहड़, जिनका नाम आपने सुना होगा, चंबल के बीहड़ बेहद प्रसिद्ध हैं हमारे यहाँ पर। तो ये चंबल के बीहड़ हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं और ये इनका निर्माण इन चंबल नदियों या इन अन्य नदियों के कारण से हुआ है। चंबल घाटी बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में बीहड़ के रूप में प्रसिद्ध है। ये बीहड़ कृषि के लिए अनुपयोगी होते हैं। बुंदेलखंड, रोहेलखंड तथा छोटा नागपुर इस पठार के पूर्वी विस्तार हैं। बुंदेलखंड, रोहेलखंड और छोटा नागपुर पठार इसके पूर्व में पाए जाते हैं। दूसरा जो पठार है जिसकी चर्चा हम इस प्लेटू के अंदर करनी है, वह है दक्कन का पठार यानी दक्कन प्लेटू। दक्कन का पठार अथवा दक्कन ट्रैप, ये वाला जो भाग आपका है, ये दक्कन का पठार कहलाता है। यह पठार तापी नदी के दक्षिण में, यह तापी नदी आपकी एरी इसके दक्षिण में है, त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ है। उत्तर पश्चिम में सतपुड़ा विंध्यन, ये सतपुड़ा और विंध्यन रेंज है। उत्तर में महादेव, ये महादेव और मैकालू। पूर्व में पूर्वी घाट होते हैं तो पश्चिम में इसके पश्चिमी घाट पाए जाते हैं और इसकी सीमाएं बनाते हैं। तो इनके अंदर ये घिरा हुआ पठार है आपका। यह पठार मुख्यतः लावा से बना हुआ है। लावा का इरप्शन हुआ था यहाँ पर, इसकी वजह से यह पठार निर्मित हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। जब हम दक्षिण में जाते हैं तो इसकी ऊंचाई बढ़कर 1000 मीटर हो जाती है, परंतु उत्तर में केवल 500 मीटर रहती है। इसका क्षेत्रफल लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर है और इस विशाल पठार का ढाल पश्चिम से पूरब की ओर है। ये पश्चिम से पूरब की, ये नदियाँ आप इस तरफ जाती हुई आपको नज़र आ रही हैं, ये नदियाँ इस तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर है। इनकी मुख्य नदियाँ हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियाँ हैं जो प्रवाहित हो रही है पूरब, पश्चिम से पूरब की तरफ। इन नदियों ने अपनी घाटियों को काफ़ी गहरा कर लिया है और समूचे दक्षिण पठार को कई छोटे छोटे पठारों में विभक्त कर दिया है।
जैसे महाराष्ट्र का पठार हो गया, आंध्र का पठार, कर्नाटक का पठार, इस प्रकार से ये आपका कई पठारों में विभक्त किया हुआ। फिर तीसरा भाग जो पठारों के पठार में हमको चर्चा करनी है वह छोटा नागपुर प्लेटू है, यानी छोटा नागपुर का पठार है। यह भाग है छोटा नागपुर पठार। यह झारखंड में स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में सोन नदी बहती है। ये सोन नदी आपको बहती हुई दिख रही है। ये यहाँ से निकल करके इधर से आपकी नर्मदा जा रही है, नर्मदा के यहाँ पे आपका वाटर डिवाइड है। इससे आपके ये इस तरफ बह रही है आपके पूर्व की तरफ, और ये है सोन नदी पश्चिम की तरफ बहती है, गंगा में जाके आगे मिल जाती है। राजमहल की पहाड़ियाँ इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। यहाँ पर आपके ये छोटा नागपुर प्लेटू दिखाई दे रहा है आपको, और यहाँ पर आपके राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार की प्रमुख नदी है। यहाँ से दामोदर नदी निकलती है। इसके ऊपर डीवीसी वो बनाई गई थी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, जो बहुत प्रसिद्ध था। यह जैसे हमारी नर्मदा और तापी नदी है उसकी तरह से भ्रंश बनाती हुई घाटी से गुजरती है। यहाँ पर गोंडवाना युग के कोयला भंडार मिलते हैं। कोयला का सबसे ज़्यादा भंडार भारत के अंदर कहीं अगर है तो वह छोटा नागपुर प्लेटू के अंदर है, जो भारत का लगभग 3/4 कोयला प्रदान करते हैं। यह छोटे छोटे पठारों बटा हुआ है। उत्तर में हजारीबाग पठार और दक्षिण में रांची का पठार है। फिर आता है हमारा मेघालय प्लेटू, मेघालय का पठार। ये मेघालय का पठार है। गारो, खासी, झांसी आपको जहाँ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसकी पहाड़ियाँ हैं। ये मेघालय का पठार है। यहाँ पे आपका छोटा नागपुर प्लेटू है, और इधर आपकी ये राजमहल हिल्स है। बीच में आपकी यह गंगा का मैदान आ जाता है। बेसिकली ये पठार का भाग था, लेकिन इसके ऊपर मैदान इन्होंने नदियाँ आई, इन्होंने काट करके और अपना निक्षेप जमा कर करके इसको मैदान का भाग बना लिया। इस प्रकार से यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक गैप पाया जाता है। उसके पश्चात फिर से आपका यहाँ पर मेघालय का प्लेटू या आप प्रायद्वीपीय पठार आ जाता है। ये उत्तर पूर्व में आपका मेघालय का पठार निर्माण करती है। इसे शिलोंग का पठार भी कहते हैं। मेघालय पठार भारत के मुख्य पठार में निम्न कांप के मैदान द्वारा अलग किया गया। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर मिट्टी आ जाती है बड़ी नदियों के द्वारा, गंगा, ब्रह्मपुत्र के द्वारा, इनके द्वारा लाई गई कांप मिट्टी आ गई और उसके उनसे मैदानी भाग बन गया। इसको अलग कर दिया गया है। इसको हम यहाँ पे चूँकि राजमहल हिल्स है और यहाँ पे गारो हिल्स है, इस दोनों के बीच में ये मैदानी भाग है, इसलिए इसको हम राजमहल गारो गैप कहते हैं। इस खड्ड का निर्माण राजमहल गारो खड्ड भी कहा जाता है। इस खड्ड का निर्माण भूपृष्ठों के भ्रंशन पड़ने से हुआ था, जिससे गंगा नदी ने अपने निक्षेप द्वारा भर दिया। इस पठार के पश्चिमी भाग में गारो की पहाड़ियाँ, ये इस पठार के गारो की पहाड़ियाँ, मध्यवर्ती भाग में खासी झांसियाँ तथा पूर्वी भाग में मिक्किर की पहाड़ियाँ है। गारो की औसत ऊंचाई 900 मीटर है। यहाँ पर खासी पहाड़ियों का मध्यवर्ती भाग एक मेज की भांति है। यहाँ पर शिलोंग नगर स्थित है। मेघालय का पठार का यह भाग सबसे ऊंचा है। इस पठार का उत्तरी ढाल बहुत तीव्र है, जहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। इसका उत्तरी भाग हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है। इसका दक्षिणी ढाल मंद है और यहाँ पर सुरमा घाटी तथा मेघना घाटी स्थित है। खासी पहाड़ियों के दक्षिण में चेरापूंजी स्थित है। यहाँ पर आपके चेरापूंजी स्थित है। तो इस प्रकार से हमने अभी चर्चा की है पेनिनसुलर प्लेटू, जिससे कि हम प्लेटू ऑफ प्लेटू या पठारों का
पठार भी कहते हैं, उसके पठारों के बारे में चर्चा की है। अभी हम अगले वीडियो के अंदर इनकी पहाड़ियों वगैरह के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।